Assalamu alaikum. So our ongoing topic is what happened in the first year of World War One. So we have discussed from 1914 to 1915. Now we are going to discuss from 1915 to 1960 what happened in this year. So the war happened in on the sea, the war on the sea, जिसमें जर्मन्स के जो कॉमर्स थी उसको बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ये जो एक जंग हुई, ये ये सी पे जंग हुई और जिसकी वजह से दुनिया के लेवल पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और ये वार की शुरुआत में लोगों ने ये सपोज किया कि यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और जर्मन्स की नेवल के दरमियान एक जो है ना डिसिसिव नेवल एंगेजमेंट होगी जर्मन्स और ब्रिटिश फ्लीट्स के दरमियान, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। जर्मन्स अपने ड्रॉट नोट्स को सेव कर रहे थे हार्बर में और प्रोटेक्टेड बाय क्रूसर्स माइंस, ठीक है। और जर्मन जो मर्चेंट्स थी वो शेल्टर ले रहे थे या तो अपने ही पोर्ट पे कहीं पर या तो किसी न्यूट्रल पोर्ट पर। सो जर्मन कॉमर्स जो थी वो बाद में कलेक्टिवली कट आउट कर दी गई, ख़त्म कर दी गई सारी, और इंग्लैंड ने ओशंस पे रूल किया। Had it not been for the recently discovered and rapidly improved submarines, ठीक है। अभी तक लोगों को पता भी नहीं था, फिर इन्होंने सबमरीन्स को इम्प्रूव किया, सबमरीन्स बनाई और यू बोट्स बनाई। यू बोट्स इनको पॉपुलरली कहा जाता है, सबमरीन्स को। जर्मन्स जो है वो बिल्कुल ही हेल्पलेस बन चुके थे अगेंस्ट ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द सी। और ये एक न्यू किस्म की वारफेयर थी जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ नेशंस के दरमियान, काफ़ी जो है एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया। उसके बाद ब्लॉकेड हुआ और सबमरीन्स हुई, सबमरीन्स आ गई। और ये एक इजी था इंग्लैंड के लिए कि जर्मन्स के जो सारे पोर्ट्स हैं हैम्बर्ग और ब्रेमन को उसको ब्लॉक कर दे, देग्रेस को जो कि कील कैनाल से आते हैं और आउटलेट जो आते हैं बाल्टिक से, ठीक है। इनके पास अथॉरिटी थी, बगैर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए बरतानिया ये ब्रिटिश ही कर सकता था। लेकिन जो जर्मन सबमरीन्स थी कुड स्टिल स्टील आउट, ठीक है। वो बाद में उनको भी स्टील आउट जो है ना सबमरीन्स को स्टील आउट किया जाता था। और इंग्लिश जो मर्चेंट शिप्स थी उनको सिंक किया डुबोया जाता था। एंड मैनेज्ड और नाउ एंड देन टू टॉर्पेडो अ ग्रेट वार वेसल, ठीक है। और नाउ एंड देन वो जो है वो ग्रेट वार टॉर्पेडो जो है वो मैनेज की गई। अब ग्रेट ब्रिटेन ये करती थी, ने दावा किया कि ये न्यू कंडीशंस के तहत वो एक नेवल वारफेयर को नेवल वारफेयर वारफेयर टू फोर्स जितनी भी न्यूट्रल शिप्स हैं, ठीक है। मतलब नेवल वारफेयर की जो न्यू कंडीशंस हैं इसके तहत जितनी भी न्यूट्रल शिप्स हैं वो बाउंड हैं न्यूट्रल पोर्ट पे भी, ठीक है। उनको हॉलैंड पे चेक किया जाएगा, नॉर्वे में, स्वीडन में उनको रोका जाएगा और उनकी इंस्पेक्टेड की जाएगी एक किर्क वाल में ऑर्कनी आइलैंड्स में, ये देखने के लिए कि ये क्या कोई कॉन्ट्राबैंड ऑफ वार तो नहीं लेकर जा रही, जिनको मिनिशंस कहा जाता है, या मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिट्री को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी देखना है कि ये जो कार्गोज इनके जा रहे हैं क्या जर्मन्स की तरफ तो नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद जर्मन्स ब्रिटिश जो है वो फूड स्टफ्स जो थी, ऑल शिपमेंट्स ऑफ फूड स्टफ्स टू जर्मनी वुड बी डीम्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड ऑफ वार। उनको रिडीम किया गया क्योंकि जो वार चल रही थी, कॉन्ट्राबैंड ऑफ वार। तो उनको सिंस फीडिंग हर फाइटिंग मैन was an is necessary for her continuing the war is supplying them with munitions, ठीक है। क्योंकि वो उनके जो मिलिट्री थी, जो उनको लोग थे उनको फीड किया जाता था क्योंकि ये नेसेसरी था, वार का एक रूल होता है। उसके बाद जर्मन्स का एक्सटेंड होता है मेरिन वार में, द जोन ऑफ मेरिन वार, जिसमें जर्मन्स जो है वो स्टारवेशन से गुजरती हैं काफ़ी और इंटायर नेशन जो है वो डिस्ट्रक्शन से गुजरती है। German government thereupon declared that the waters around England should be regarded as within the zone of war। इन्होंने कहा था जो भी वाटर इंग्लैंड के अराउंड है वो इस जोन में रिगार्ड किया जाएगा, इस जोन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। विद इन दिस जोन ऑल एनिमी मर्चेंट वेजल्स वुड बी संक। और जितने भी इसके अराउंड जितने भी एनिमी मर्चेंट्स होंगी उनको डुबाया जाएगा, ठीक है। वेदर इट वर पॉसिबल टू सेव द पैसेंजर्स एंड क्रूज और नॉट।
ठीक है? फिर चाहे पैसेंजर्स को बचाए या ना बचाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जितनी भी एनिमीज़ की शिप होंगी वो उनको डुबोया जाएगा। न्यूट्रल्स को भी वार्न किया गया कि इस ज़ोन में कोई भी एंटर होगा तो उसको भी जो है ना मसला पेश आ सकता है, उसको भी जो है ना वो डेंजर डेंजर है, खतरा है। तो इनफॉर्मल डेज़ ये एक पॉसिबल था कि मैन ऑफ वार टू होल्ड अप अ वेसल, ठीक है? लोगों के लिए कि होल्ड वेसल को होल्ड करना एक ज़रूरी मतलब जो है ना पॉसिबल था। And if the cargo was found to be contraband, to capture or sink the vessel after taking up the people on board। और फिर कार्गो को भी लोगों को उठा के उतार कर और जो है ना जितने भी काउंटरवेट जो भी है वार की जो चीज़ें जो भी है वो कैप्चर करके और कार्गो को डुबोया जा सकता है। लेकिन जो सबमरीन्स थी उनके पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन्स के लिए रूम नहीं थे। सो जर्मन्स फाउंड इट मच मोर कन्वीनियंट टू टॉर्पेडो वेसल्स विदाउट इवन द वार्निंग नेसेसरी टू अनेबल द पैसेंजर्स एंड क्रू टू टेक टू द लाइफ बोट्स। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि किसी को वार्निंग देकर उनको उतार कर और अपनी जगह पे रखें। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो भी आए उनको बस आप डुबो दें और कोई मसला नहीं, लाइफ बोट जो भी है या उनको आप दे दें, लाइफ बोट्स भी है तो आप उनको दे दें और उनको आगे जाने की इजाज़त दे दें। ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ बात होती है, लेकिन बाद में ये लाइफ बोट्स को भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर लुसिटेनिया का सिंकिंग होता है फरवरी 1950 में। जर्मन सबमरीन्स जो थी वो सिंक करना शुरू कर देती हैं, नॉट ओनली एनिमी वेसल्स बट न्यूट्रल ऑफ वंस एज वेल। ठीक है, एनिमी वेसल्स को भी जो है ना वो सिंक करती हैं, डुबोते हैं। ना सिर्फ उनको ही लेकिन जो 3 न्यूट्रल्स भी थी उनको भी जो है ना वो अटैक करती हैं और उनको भी डुबो देते हैं। समटाइम्स लोगों को बोर्ड वार्निंग दी जाती थी लेकिन सबको नहीं, और ये मोस्ट टेरेबल एग्जांपल था रुथलेस ऑफ द यू बोट्स वाज द सिंकिंग विदाउट वार्निंग। और यू बोट्स जो है वो सबको डुबो रही थी वार्निंग के बगैर ही। मतलब होता ये था कि ये नीचे से जाकर और अटैक करती थी शिप पर और शिप में पानी जमा हो जाता था और सारी शिप पानी के अंदर, ये होता था। ठीक है, तो मई 17 में 1950 में इसमें काफ़ी जो है ना 1200 लोगों की जानें गई, जिसमें वुमन थी, चिल्ड्रन थी और उसमें हंड्रेड्स की तादाद में अमेरिकन्स भी थे। और जर्मन्स हेल्ड दिस एज ए हेरोइक डीड, और काफ़ी ये बड़ा बुरा अमल था इस जर्मन्स का। दे क्लेम दैट द वेजल्स वाज आर्म्ड, और इन्होंने फिर बाद में ये दावा किया कि जिस हमने वेजल्स को डुबोया है उसमें वो आर्म्ड थी, उसमें जो है वो वेपन्स थे, वार के वेपन्स थे। और अमेरिकन्स का इसमें जो है ना कोई भी बिजनेस नहीं था। ठीक है, अमेरिकन्स नहीं थे इसमें। सो फिर ये न्यूयॉर्क में नोटिस निकाला गया और पेपर निकाला गया और उनको वार्न किया गया। ठीक है, और अगेंस्ट ट्रेवलिंग ऑन द फेटेड बोट। लेकिन बाद में एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की जाती है अमेरिकन कोर्ट में और ये डिसाइड किया जाता है कि जो वेसल्स थी इसमें कोई जो है ना आर्म्ड नहीं था और ना ही इसमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल था, कोई उठाए के नहीं जा रही थी। और ये जो एक्ट था जो इन्होंने किया है जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना सिर्फ इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो इंडिग्रेशन एक हॉरर जो है इमेज बन गई है आपकी। ठीक है, ये यूनाइटेड न्यूयॉर्क ने फिर बाद में ये निकाला था। उसके बाद ब्रिटिश ड्राइव करता है और ब्रिटिश काफ़ी जो है ना उसके साथ सर जॉन फ्रेंच होता है। सर जॉन फ्रेंच के अंडर में मिलियंस की तादाद में लोग होते हैं 1950 में। और ये जो है ना थोड़ा बहुत कामयाब होते हैं जर्मन्स को पीछे धकेलने में, इसमें बेल्जियम और बेल्जियम से। और ये जो है ना थोड़ा काफ़ी कोशिश करते हैं कि फ्रांस और बेल्जियम से इनको निकाला गया जर्मन्स जर्मन्स को। ठीक है, तकरीबन 20 माइल्स तक इनको पीछे धकेला जाता है। उसके बाद सर्बिया ओवरवेल्म्ड हो जाता है और फिर बल्गेरिया का वार में एंटर होना होता है। और जैसे कि इंग्लिश ड्राइव हो रहा होता है तो जर्मन सक्सीड करते हैं रशियंस को पीछे धकेलने में। अब इन्होंने इन्वेजन किया सर्बिया का, और जिसकी वजह से सर्बिया इनकरेज्ड हुई, बिटर एनिमी हुई बल्गेरिया की। ठीक है, और ये वार कर देते हैं सेंट्रल पावर के फेवर में, और ये बिल्कुल जो है वो अपने नेबर को क्रूरली पनिश करने के लिए इंटर हो जाते हैं वार में। ठीक है, तो सर्बियंस की रेजिस्टेंस होती रहती है लेकिन इनको दोनों तरफ से अटैक किया जाता है जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो जाने जाती हैं। और ब्रिटिश और फ्रेंड्स जो है वो ग्रीक पोर्ट पे लैंड होते हैं लेकिन वो डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने में नाकाम रहते हैं। ठीक है, डिज़ास्टर हो जाता है, मतलब मसला क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद जो है ना ग्रेव डिफरेंस था ओपिनियन का ग्रीस में as to the proper attitude for the government to take. The royal family was regarded as pro-German. रॉयल फैमिली को प्रो जर्मन कहा जाता था, स्पेशली ग्रीस चीफ स्टेट्समैन जो है वेनिजुएल, वो अलाइस के साथ था।
और जो किंग कंस्टेंटाइन था, उसने जो है वो नॉमिनल न्यूट्रलिटी को जो है मैनेज किया, मेंटेन किया अपनी कंट्री में जब तक तकरीबन 1917 तक। ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कैंपेन्स। जो कैंपेन शुरू हुई 1916 से। तो हमने 1914 से लेकर 1950 में एक वीडियो में बात की। फिर 1950 से लेकर 1960 में क्या क्या हुआ उसमें बात की, इस वीडियो में कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1960 में क्या हुआ और 1960 से ऑनवर्ड क्या होता होता जा रहा था, उस पर हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है। तो ये था एक सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। और अब हमारा जो है वो लेक्चर कि वर्ल्ड वार 1 के पहले साल क्या हुआ था, मेन टॉपिक हमारा यही है और उसके सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे एट द एंड 1918 तक। पूरी वर्ल्ड वार 1 को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कलेक्टिवली एक वीडियो उसकी आ जाएगी ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।